नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में सियासत की चर्चा हम करते रहते हैं, लेकिन बात अब बिहार के युवाओं की है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिनों से बिहार में बीपीएससी 17वीं के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार आयोग के चक्कर काट रहे थे। आयोग से कई सवाल पूछ रहे थे, लेकिन कोई भी आयोग का अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। कल शुक्रवार को 6 दिसंबर को राजधानी पटना में काफी बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। मांग 3 थी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग अपना रुख स्पष्ट करे, क्योंकि वेबसाइट और सर्वर डाउन के वजह से लगभग 90,000 अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए। उन्हें भी फॉर्म भरने का मौका मिले और एडिट का ऑप्शन दिया जाए। ये तमाम मांगे अभ्यर्थियों की तरफ से आयोग के सामने रखी गई। प्रदर्शन इतना बड़ा था कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। शुरुआत में भीड़ कम थी, लेकिन जो प्रशासन है वो भी चुस्त दुरुस्त था। खूब लाठियां चलाई गई कि ये प्रदर्शन आंदोलन खत्म हो, लेकिन रात तक ड्रामा जो है वो खूब चला है। किसी के जेल जाने की खबर आती है, किसी के गिरफ्तारी की खबर आती है। कौन चेहरा चमकाने लगा, कौन नेता बनने लगा, कौन अपना इज्जत बचाने लगा, इस तरीके की खबरें आनी शुरू हो गई। नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग ने अपना रुख स्पष्ट किया कि 17वीं पीटी में ये लागू नहीं होगा, लेकिन फॉर्म रीओपन और एडिट का जो ऑप्शन अभ्यर्थियों की मांग पर किसी प्रकार का कोई भी चर्चा नहीं हुआ। आज राजद के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी इस पर काफी ज्यादा प्रदर्शन हुआ। छात्र नेता दिलीप हैं, जिन्होंने इस आंदोलन का आह्वान किया था, अब उन्हें रात भर सचिवालय थाना में रखने के बाद आज सिविल कोर्ट से बेऊर जेल भेज दिया गया है। खान सर की खोज हो रही थी। जो एसडीपीओ सचिवालय है, उन्होंने कहा कि उन्हें अरेस्ट ही नहीं किया गया, बेवजह झूठी खबरें चली। अब पता चला है कि वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार आंदोलन क्यों करना पड़ा और अभ्यर्थियों की मांग कितनी जायज थी। जो बात आयोग की तरफ से मानी गई और जो नहीं मानी गई, उस पर क्या कुछ होना चाहिए था। साथ ही सियासत की बात में मुकेश सहनी की भी चर्चा होगी। उनकी पार्टी में एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम शामिल हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हमारे साथ हैं। कैसे देख रहे हैं? बिहार में तो अब आंदोलन कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन जो ड्रामे हुए हैं उस पर तो चर्चा होनी चाहिए। बिहार में ये बात बिल्कुल तय हो गई है कल की घटना से कि यहाँ के शासन और प्रशासन का संवाद में भरोसा नहीं है। वो बात का बतंगड़ बनाता है और विवाद बढ़ाता है, और फिर उसके पास एक ही विकल्प बचता है कि लाठी से आवाज दबा दो। तो वही कल भी हुआ और इसके पहले भी शासन इसी ढर्रे पर चलता रहा है। बिल्कुल छोटी सी बात थी, एक सिर्फ स्पष्टीकरण जारी करना था बिहार लोक सेवा आयोग को कि परसेंटाइल को नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। बात समाप्त हो जाती, न छात्रों का आंदोलन होता, न किसी का लाठी चलाने की जरूरत पड़ती, न जेल भेजने की जरूरत पड़ती। मगर किया उसने, मगर हंगामा करा के, उपद्रव करा के, लाठी चला के, और तब फिर उसने स्पष्टीकरण जारी किया। यानी पिछली रोटी खाना जिसको कहते हैं वो। और लोक सेवा आयोग तो इसके लिए माहिर है, ये इसी में उसकी ख्याति है। कोई भी परीक्षा आज तक उसने बिना विवादों के नहीं कराई है। हर परीक्षा में विवाद खड़ा होता है, और वो विवाद खड़ा होता है वहाँ के अधिकारियों की अदूरदर्शिता की वजह से। तो ये स्थिति बन गई है। अब हालांकि उन्होंने किया वही, मगर अभी भी 2 मांगे उनकी पेंडिंग है छात्रों की, कि सर्वर डाउन रहने के वजह से बहुत से छात्र अप्लाई नहीं कर पाए। तो उनकी मांग है कि 2-3 दिन और बढ़ाया जाए समय आवेदन करने का, ताकि वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकें। अब वो नहीं किया। हालांकि ज़्यादा डिमांड वही था कि नॉर्मलाइजेशन वाला, तो उस पर उसने किया, और इस पर उतना दबाव भी नहीं था छात्रों का। तो इसलिए, मगर ज़्यादातर छात्र यही चाहते थे, और उसमें शामिल भी वही छात्र ज़्यादा थे जो आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। तो वो भी एक जरूरी मांग है और इस पर विचार करना चाहिए।
लोक सेवा आयोग को, प्रशासन को, कि कैसे अधिक से अधिक छात्र मौका उनको दिया जाए ताकि कोई शिकायत उनको न रहे। आप 2 दिन और बढ़ा दीजिए, दे दीजिए डेट। और सर्वर डाउन होता ही है, ये तो सब लोग जानते हैं। बिजली विभाग का जो सर्वर है, जो कंपनियों का ऐप जो है, वो 20-20 दिन तक डाउन रहता है। अभी उसका सर्वर 20 दिन तक डाउन था, हाहाकार मचा हुआ था। तो जब आप जानते हैं तो क्यों नहीं फिर बढ़ा रहे हैं? तो ये अजीब स्थिति बन गई है और ये सब सरकार की कमजोरी की निशानी है। तो इसमें रविरंजन जी को भी शामिल करेंगे। पहली बार इतिहास में सिविल सेवा के क्षेत्र में 2000 से अधिक पदों पर बहाली है। 90,000 छात्र अगर अप्लाई करने से ही वंचित रह जाए, ये तो बड़ा मौका उनके हाथ से छीन गया, बहुत बड़ा मौका छीन गया। और छात्र इसको आज से नहीं, लंबे समय से वो डिमांड कर रहे हैं। सरकार जो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर इस तैयारी में थी कि छात्रों को आने दीजिए, उसको पीटेंगे। मैंने लाठी चार्ज की तैयारी पहले से थी कि तुम आओ और तुमको पीटेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, फिर नोटिस पर। हाँ, फिर करेंगे। मैंने ये बताइए कि जब छात्रों ने ये कहा कि इस तारीख को हम लोग इस मांग को लेकर वहां जुटने वाले हैं, तो क्या आपके पास खुफिया तंत्र नहीं है? आपके प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ जानकारी नहीं है? ये सब लोगों को जानकारी है। तो इसका माने क्या हुआ? लाठीचार्ज तो खुफिया काम करके जो लोग हैं उन पर करना चाहिए। पुलिस अधिकारियों को लाठी से पीटना चाहिए। भाई तुम तैयारी कर रहे थे पहले से कि छात्र आएंगे, यहाँ हंगामा करेंगे और तब हम लाठी से मारेंगे, सबको भगाएंगे, जेल में भेजेंगे। ये क्या कर रहे हैं? आपको मालूम है कि छात्र ये कह रहे हैं कि हमको फॉर्म भरने दीजिए, समय दीजिए, सर्वर आपका। ये ऑनलाइन नीतीश कुमार की शुरुआत है। लालू प्रसाद यादव इस पर हमेशा कमेंट करते रहे, हर चीज ऑनलाइन होगा। भाई ऑनलाइन होगा तो आपको उसकी तैयारी रखनी पड़ेगी। आपका सर्वर, जमीन सर्वे का क्या हो, सर्वर मांगने के लिए जा रहे हैं वहाँ बेल्ट्रॉन, ये बेल्ट्रॉन से और बड़ा सर्वर लेके तो उसको फॉर्म भराएगा। लाखों लोगों को आप आमंत्रित कर देते हैं कि ऑनलाइन भरो, और ऑनलाइन की आपके पास सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, आपका सर्वर डाउन हो जाता है। तो 90,000 से ज्यादा छात्र जो वंचित रह गए इस परीक्षा से, वो भी प्रतियोगिता में शामिल होते, वो उनका भी आप देखें। आयोग कह रहा परीक्षा बहुत नजदीक है, 13 तारीख को तो परीक्षा है, तो फिर हम और रीओपन कैसे करें? ये आयोग को ही मालूम था कि इस बार 10 लाख से ज्यादा लोग भरेंगे, ऐसी अंदेश ऐसी है। ये आयोग के लोग जानते हैं कि 10 लाख से, और भरे कितने? 4 लाख। तो उनको नहीं पता कि क्यों 4 लाख भरे, उनको नहीं मालूम है। तो ये व्यवस्था तो उन्हीं को करनी चाहिए थी कि अगर भाई हम उम्मीद कर रहे थे 10 लाख भरेंगे, अब 5 लाख नहीं भरे, 4 हो गए, तो क्यों नहीं भरा? इसका माने कि आपका जो सिस्टम है वो गड़बड़ है, इसलिए नहीं भरा। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी परीक्षा देना नहीं चाहते, वो चाहते हैं। तो सवाल ये है। दूसरा कि आप अलोकतांत्रिक सरकार की ही है कि आप जानबूझकर बुलाते हैं, आओ मेरा विरोध करो, मैं तुमको लाठी से पीटूंगा और जेल में भेजूंगा, तुम्हारे कैरियर बर्बाद। उसके अलावा इसमें जो नेतागिरी हुई, जैसे कोचिंग वाले साहब जो है खान सब घुस गए, उन्होंने कहा हम इसका नेतृत्व करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। फिर जब पुलिस ने उनको खदेड़ा तब वो अस्पताल में भर्ती हो गए। जैसे कांच लेना होता है, कांच क्या सो गए, ऑक्सीजन मुंह में लगा के सो गए। अब वो नहीं आ रहे हैं कि हमारे छात्र कहाँ से क्या करें। तो सवाल ये है कि जिसको जिसको मौका मिल जा रहा है, पुलिस अधिकारियों को मिला, जानबूझ के पीटा, मार बुला के दौड़ा के मारा छात्रों को, लड़कियों को, कई लड़कियां भागती हुई उनको मारा। ये बेशर्म सरकार है, बेशर्म पुलिस है, जिसको लाठी चार्ज के अलावा कुछ नहीं आता है। और इस सरकार ने कोई भी परीक्षा का सफलतापूर्वक कर लिया हो, चाहे वो पुलिस भर्ती का, अभी तक पुलिस बहाली का चल ही रहा है। और देखिए उसमें जो स्वास्थ्य विभाग का निकला था, आज भी इसमें पता चला कितना पैसा लेकर सेंटर को सेट किया गया वो सब। तो ये सरकार परीक्षाओं को संचालित नहीं कर पा रही है, चाहे वो मैट्रिक की परीक्षा दुनिया भर में भेजती हुई दीवार पर फाड़ के लोग चिट पहुंचा रहे हैं, ये सब जगह वो इसी सरकार में परीक्षाओं तो बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। तो सवाल ये है कि सरकार के पास न कोई तैयारी है, न कोई योजना है, और एक ही अधिकारी है, के पाठक। जहां कहीं बोला के पाठक को भेज दो, शिक्षा विभाग सुधारना है, जमीन सुधार अभियान है, अभी के पाठक को दूसरा कोई जिम्मेदारी दे। और ये सब बेतिया राज की जिम्मेवारी दी गई, बेतिया राज। और बीपीएससी को के पाठक को भेज दो, माने इसको सुधारने के लिए वहां क्यों नहीं भेजते हो? कौन कौन ऐसा लोग जाता है जो माने नाकाबिल है और कुछ नहीं कर पाता है,
छात्रों को लाठी से पिटवाता है। तो इस सरकार की इस बारे में निंदा तो होनी चाहिए, हो ही रही है। इस परीक्षा को लेकर विवाद बहुत पहले से उठ गया था, जब कोचिंग संचालकों के साथ बीपीएससी के अधिकारियों ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग हुआ, फिर हुआ कि अभ्यर्थियों के साथ बातचीत होगी, वो हुआ ही नहीं, फिर सीधे परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन का बात उठ गया। ये लगा कि जैसे पहले से एक बड़ी तैयारी कर ली गई थी इसके लिए। ये आयोग की कार्य प्रणाली जो है वो संदेह के घेरे में है। आप कोचिंग संचालकों के साथ मीटिंग करते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, मगर गोपनीय मीटिंग करना ये घोर आपत्तिजनक है। और आपने गोपनीय मीटिंग की, बाद में वो सूचना सार्वजनिक हो गई, तो दूसरे लोग भी वहाँ, दूसरे कोचिंग वाले भी चले गए, मगर चुनिंदा 5-7 लोगों को उसमें बुलाया गया था। उसमें ये दोनों भी थे जो कल के आंदोलन में शरीक हुए, गुरु रहमान और खान, ये दोनों उसमें। और जो सूचना है उसके मुताबिक इन दोनों ने सहमति दी थी। आयोग जो करना चाहता था परिवर्तन परीक्षा में, उसमें इनकी सहमति थी। बाद में जब छात्रों का रुख देखा तो फिर ये पलट गए, और पलट गए तो वही फिर अपना नए अवतार में कल वहाँ गए आंदोलन में, खूब चिल्लाए, मगर जब पुलिस ने दबाव बढ़ाया तो वहां से निकल गए। ये अरेस्ट को लेकर भी कई खेल वहां पर देखने को मिला। खान सर अरेस्ट हो गए, ऐसा उनके ट्विटर हैंडल से खान ग्लोबल स्टडीज जो है वो बताया गया। सुबह सुबह जो एसडीपीओ सचिवालय है अनु कुमारी, वो वीडियो जारी करती हैं, कहती है कि हमने खान सर को अरेस्ट ही नहीं किया, वो तो खुद आए और खुद गए। ये देखिए, वो अच्छे शिक्षक हैं और छात्रों के बीच उनकी लोकप्रियता है, पढ़ाते भी ठीक हैं, कम शुल्क लेते हैं, मगर इन सब कार्यों के चलते उनकी छवि धूमिल होती है। और वो सहानुभूति लेने के लिए कि किस लिए ये झूठी सूचनाएं फैलाते हैं, ये तो वही जाने, मगर एक अच्छे शिक्षक की जो प्रतिष्ठा है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो। सब लोग उनका आदर करते हैं कि बढ़िया काम कर रहे हैं, तो जो भाई आप बढ़िया काम कर रहे हैं वही कीजिए, क्यों इस पचड़े में पड़ रहे हैं। जहाँ जायज मांग है वहाँ आपको चाहिए था कि अगर आप लोकप्रिय होना चाहते थे तो छात्रों और आयोग के बीच आप सेतु का काम करते, पुल बनते और यहाँ का मैसेज वहाँ ले जाते, आयोग के लोगों को सहमत कराते कि भाई जायज मांग है इनकी, इसको होना चाहिए। तो ये ना करके और फिर कभी वहाँ सहमति देते हैं और फिर बाहर आके विरोध करते हैं, तो ये दोहरी नीति ठीक नहीं है। और सरकार का जो रवैया है, सरकार में बैठे अधिकांश लोग छात्र आंदोलन से निकल के आए हैं, इसी तरह धरना प्रदर्शन और पुलिस से पिट पिटा के आए हैं, और वो छात्रों का दर्द नहीं समझ रहे और छात्रों पर इस तरह से उनकी पुलिस हमलावर होती है, ये बहुत दुखद और निंदनीय है। अच्छा, इसमें ये देखा गया कि जो जिन्होंने आंदोलन का ऐलान किया था छात्र नेता दिलीप, अब उन्हें तो अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। देखिए, दिलीप जो डिमांड कर रहे हैं शुरू से ही, मुझे किसी भी आंदोलन में देखिए पुलिस सीधे टारगेट करती है कि दिलीप को पकड़ लो, थाना में बंद करो, पहले कूट दो। हाँ, पहले मार दो। दिलीप की कई बार तबीयत खराब हो गई, कई बार चोटें हैं, अस्पताल में भी गए, उनको गिरफ्तार करके आप बेऊर जेल में भरवाए, बहुत बड़ा अपराध कर दिया छात्र नेता, उसको बेऊर जेल में बंद, जहाँ पर अनंत सिंह जैसे लोग बंद होते हैं। तो बेऊर जेल में उनको भेज देने से, दिलीप को भेज देने से ये समस्या खत्म नहीं हो जाएगी, ये समस्या और बढ़ जाएगी। छात्रों को, दिलीप जो छात्र नेता है वो ऐसे मौजूद सवालों को उन्होंने लगातार उठाया है कि जो छात्रों के हित की बात करते हैं। तो सरकार जो बात करती है कोचिंग संचालकों से, दूसरों से, पहले ही दिलीप को बुला लेना चाहिए, भाई ये हम करने जा रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप परसेंटाइल नहीं लागू करेंगे, वो नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो ये बात आप पहले क्यों नहीं करेंगे? आप जानते हैं कि इसका विरोध हो रहा है, एक हफ्ते से हो रहा था। भाई, आप एक अखबार को इंटरव्यू में सचिव ने कह दिया कि नहीं करने जा रहे हैं, और स्पष्टीकरण भी नहीं देंगे। लेकिन वो स्पष्टीकरण नहीं देंगे क्योंकि मैंने ये कहा ही नहीं। अरे नहीं कहा तो उसी का विरोध हो रहा है ना, उसी का विरोध हो रहा है, तो आप कह दीजिए आके पब्लिकली, या सरकार को ही जवाब दे दीजिए कि भाई मैं नहीं करने जा रहा हूँ और ये जो तमाशा हो रहा है उसे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपने तो ये नहीं कहा, आप लोगों को बधा के रखना चाह रहे थे अंतिम समय तक, क्योंकि आपके मन में खोट था, आप ये इसको लागू करना चाह रहे थे, आप उसकी पूरी तैयारी में थे। और दिलीप जो है इसी का विरोध कर रहे हैं, वो इस सवाल को उठा रहे थे लगातार कि ये छात्रों के हित में नहीं होगा। आप जनरल साइंस की परीक्षा लेने जा रहे हैं, जो विद्यार्थी बहुत अच्छे से पढ़ के रट के आया है,
उसका नंबर नेचुरल है, ज्यादा आएगा, और जो कुछ नहीं पढ़ा है उसका कम आएगा। तो आप कैसे नॉर्मलाइज करिएगा? एक ही विषय का परीक्षा आप पीटी वो ले रहे हैं, तो कैसे करेंगे? ये बात पहले क्यों नहीं बताया? सबसे बात तो ये है कि आप जब जानते हैं कि इसका विरोध हो रहा है, उस तारीख को छात्र जुटने वाले हैं, पहले ही आप बता देते नहीं, जुटने की कोई जरूरत नहीं है आपका। इससे पहले जो अध्यक्ष थे अतुल प्रसाद, वो तो लगातार ट्विटर पे अभ्यर्थियों को अपडेट करते रहते थे, ये करेंगे, ये होगा, इस दिन से परीक्षा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, अभ्यर्थियों को दिक्कत है तो हमसे सवाल कर सकते हैं। नए जो आए हैं अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार, इनका तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं रहता है छात्रों से। वही समस्या की जड़ है। आप संवादहीनता कायम करेंगे तो 10 तरह की गलत सूचनाएं प्रचारित प्रसारित होंगी। तो उन सूचनाओं का खंडन करना, गलत सूचनाओं का खंडन करना और सही बात छात्रों तक, अभ्यर्थियों तक पहुंचाना, ये आयोग का दायित्व है। और इसमें आयोग नाकाम रहा है, जिसके चलते कल की घटना हुई। तो आयोग अगर सक्रिय रहता, जैसे तमाम सरकारी विभागों में या बड़े संस्थानों में पीआरओ एक रहते हैं, अब पता नहीं आयोग ने पीआरओ रखा है कि नहीं, तो पीआरओ नहीं रखा है तो रखना चाहिए, और उसके जिम्मे ये काम रहे कि जो भी इस तरह की संवेदनशील जानकारी हो और जिसको लेकर के सवाल हो, मन में जिज्ञासा हो अभ्यर्थियों के, उनका स्पष्टीकरण वो देते रहना चाहिए, मीडिया ब्रीफिंग करते रहने चाहिए। तो ये सब अगर आप करते रहिएगा तो सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी छात्रों को। आपका काम तो यही है कि जो छात्र जो परीक्षा देना चाहते हैं उनको सारी सूचनाएं देना, उनके परीक्षा देने के लिए तमाम व्यवस्थाएं करना, और उसमें आप नाकाम हो रहे हैं तो ये उनकी काबिलियत पर सवाल खड़े करता है। अब अभ्यर्थियों की 2 डिमांड तो नहीं मानी गई है। अब ऐसा लग रहा है कि दिलीप को हटाकर शायद इस आंदोलन को दबा भी दिया गया, लेकिन कई अभ्यर्थी हैं ये कह रहे हैं कि आंदोलन हुआ, लाठी खाई, हाथ पैर टूट गए, चोटें सर पे आई हैं, हालात ऐसे हैं कि परीक्षा देने नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको लगता है कि ये जायज होगा? अब ये कुछ लोग जरूर इससे पीड़ित हुए हैं कल की घटना से, तो अब उनके लिए परीक्षा की तिथि बढ़ाना फिर बाकी छात्रों के साथ थोड़ा सा अन्याय हो लगभग छात्र की मांग है, तो बढ़ा देना चाहिए। अगर छात्रों की ज्यादातर छात्र ऐसा चाहते हैं तो हफ्ता दिन आगे बढ़ा देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो जो जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसकी सुविधा का भी तो ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए अगर ज्यादातर छात्र चाहते हैं कि परीक्षा की तिथि 10 दिन बढ़ जाए, बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सियासी रंग भी देने की खूब कोशिश हुई। कल घटना स्थल पे पप्पू यादव भी पहुंचे थे, तेजस्वी यादव जहां है वहीं से ट्वीट खूब कर रहे थे। इसका क्या कोई असर होगा? देखिए, राजनेताओं का काम है कि जनता की समस्याओं को आवाज देना। तो अगर विपक्ष के नेता छात्रों की समस्या को आवाज दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो सत्ता में आज बैठे हुए हैं, विपक्ष में थे तो वो भी यही करते थे, और जब वो छात्र थे तो बड़ा बड़ा आंदोलन उस जमाने में हुआ, 74 का आंदोलन इन्हीं लोगों के जमाने में हुआ। तो इसलिए उसमें कुछ भी गलत नहीं है, और छात्रों की आवाज़ को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, सरकार पर दबाव उससे बनता है। तो उनकी जो उपस्थिति थी आंदोलन में, या आंदोलन के प्रति जो समर्थन उनका था, वो बिल्कुल जायज़ था। और हर ऐसे आंदोलन के साथ नेताओं को खड़ा रहना चाहिए, विपक्ष को खड़ा रहना चाहिए, सत्ता पक्ष के नेताओं को भी खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं, आपकी जवाबदेही बनती है। तो इसलिए जनता के जो भी दुख तकलीफ हैं, जो उनके सवालात हैं, उसके साथ उसके समाधान तक आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। चलिए, तो बातचीत हम लोग बीपीएससी 70वीं में जिस तरीके से विवाद उत्पन्न हुआ, जो आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, उस पर हम लोग कर रहे थे। और अब थोड़ी सी राजनीतिक बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में राजनीति भी आपको इधर इन दिनों यात्रा वाली देखने को मिल रही होगी। एक तेजस्वी यादव तो है ही, नीतीश कुमार जाने वाले हैं, लेकिन मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी और उसके सुप्रीमो, उनका कुनबा भी अब मजबूत हो रहा है, संगठन मजबूत हो रहा है, दायरा बढ़ रहा है। क्योंकि एक बड़ा चेहरा बिहार का संजीव मिश्रा, जो कि पनोरमा ग्रुप के एमडी हैं, आज उन्होंने वीआईपी का दामन थाम लिया है। खबर है कि आगामी विधानसभा में वो छातापुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। वही छातापुर जहां सभी विधायक हैं, बीजेपी के नीरज बबलू और बिहार सरकार में मंत्री हैं। अब संजीव मिश्रा एक ब्राह्मण चेहरा आए हैं निषादों की पार्टी में, क्या रंग भरा जाएगा इस बार? देखिए, संजीव मिश्रा नए जो आजकल जो शब्द है वो तो धन पशु कहते हैं,
माने धन बल उनके पास है, नए नए धनी बने हैं। पैनोरमा नाम की एक कंपनी है जिसके वो है फाउंडर या संस्थापक, तो वो अब उनकी राजनीतिक इच्छाएं जग गई। अब वो राजनीति में चाहते हैं प्रवेश करना, लेकिन एक ऐसी पार्टी के साथ राजनीति में जा रहे हैं जिस पार्टी का ही कोई अस्तित्व नहीं, पार्टी का नेता ही बने, उसको लोग कहते हैं वो बिना पेंदी का रोटा होना या डगरा का बैगन, बैगन इधर से उधर होते रहता है। तो अभी तो तय नहीं है कि मुकेश सहनी आईएनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे या फिर वो कह रहे हैं कि हम तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। हाँ, तो तेजस्वी को सीएम बनाएंगे, तो तेजस्वी के दल में मुकेश सहनी की अपनी हदें क्या है। संजीव मिश्रा जो है वो चूंकि वो उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं जगी हैं, तो राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं। एक सॉफ्ट एक दल उनको मिल गया कि यहाँ पर ठीक ठाक उनको सीट मिल जाएगी, जैसा वो चाहेंगे वो मिल जाएगा। दूसरे बड़ी दलों में अगर जाते तो उनको वो मिलता नहीं, जब उनकी सुनी नहीं जाती, उनके कद के हिसाब से उनको कार्यकर्ता के रूप में कुछ दिन रखा जाता है, फिर उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है, उनके पैसे का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पार्टियां तो पहले यही करती हैं कि आपका धन दूह ले, उसके बाद फिर आपको कुछ देना होगा। तो संजीव मिश्रा ने अपने लिए अच्छा किया कि वो मुकेश सहनी के साथ जा रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी का राजनीतिक वो क्या है, उनको अगर टिकट दिला भी दिए तो वो चुनाव में जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। जीत गए तो एक दो विधायक अगर हुए तो वो उन लोगों का पॉलिटिकल क्या होगा। लेकिन संजीव मिश्रा ने अपना जो है कि उन्होंने प्रवेश कर लिया मुकेश सहनी के साथ। मुकेश सहनी जाने माने नेता है निश्चित रूप से, तो अब उस दल में उनको कितना तरजीह मिलता है ये देखना होगा। चलिए एक और मुकेश सहनी ने तो कहा है कि हम लगभग 40 सीटों पर आईएनडीए गठबंधन में तैयारी कर रहे हैं, और संजीव मिश्रा के आने से लगता है कि पार्टी मजबूत हो गई होगी, मतलब कार्यकर्ताओं से भी और धन से भी। संजीव मिश्रा के पहले एक राजीव मिश्रा आए थे। अच्छा, मुकेश सहनी की पार्टी में, वो जगन्नाथ जी के भतीजे हैं और पत्रकार हैं, दिल्ली में पत्रकार थे वो। तो पार्टी ने उनको प्रवक्ता या कुछ जिम्मेवारी दे रखी, तो शुरू में कुछ दिन उनकी सक्रियता दिखती थी, मगर अब वो कहाँ हैं कोई नहीं जानता। पार्टी में हैं भी कि नहीं है ये भी जानकारी नहीं है। ये भी खबर आई कि उनका तो बड़ा विवाद हो गया पार्टी के अंदर ही कई नेताओं से। तो हो सकता है कि अब पार्टी भी छोड़ दी उन्होंने। तो अब ये आए हैं संजीव मिश्रा। ये अच्छी बात है कि पढ़े लिखे समझदार संभ्रांत लोगों को राजनीति में आना चाहिए, इससे राजनीति की दशा और दिशा बदलेगी। मगर जो सिस्टम है, मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था जो है, उसमें ऐसे लोग बहुत फिट नहीं हो पाते। उनका एक तरफ से दोहन होता है, जो स्थापित राजनेता उनका दोहन करके फिर उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। तो संजीव मिश्रा को ये सतर्कता बरतनी होगी कि सिर्फ वो चंदा देने की मशीन बन के न रह जाएं, पार्टी के एटीएम न बने, बल्कि वाकई पार्टी में हस्तक्षेप करें, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, और जहां से भी चुनाव लड़ते हैं वहां से अगर जीत के आते हैं तो एक अच्छे विधायक की भूमिका उनकी होनी चाहिए, जिसका आज अभाव दिखता है। तो अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो ये अच्छी बात होगी। जो चर्चा छातापुर की है, नीरज बबलू लंबे समय से विधायक हैं वहां के, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनसे पूछा गया है संजीव मिश्रा के बारे में, कह रहे हम तो जानते नहीं है कौन है संजीव मिश्रा। संजीव मिश्रा कोई राजनीतिक और सामाजिक हस्ती है नहीं, वो एक बिल्डर हैं। पूर्णिया में उन्होंने कई अपार्टमेंट बनाए हैं बड़े बड़े, तो इसलिए उनका नाम है अपार्टमेंट बनाने के। उससे धन भी आ गया, पैसा भी आ गया। तो पैसा आ गया तो कुछ वहाँ सामाजिक काम भी करते हैं, शायद उनका घर उसी क्षेत्र में है, तो कुछ सामाजिक कार्य भी करते हैं अपना। और उन्होंने अपना देखा होगा, वहाँ क्षेत्र का जायजा लिया होगा, तो लग रहा होगा कि हमारे लिए ये अनुकूल जगह है, तो इसलिए वो चाहते होंगे कि वहाँ से चुनाव लड़ें। अब तो ये चुनाव में ही फैसला होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मगर ये जरूर है कि नीरज बबलू के खिलाफ अगर वो खड़ा होते हैं तो लड़ाई वहाँ बहुत कठिन होगी, आसान नहीं होगा। संजीव मिश्रा के लिए वहाँ से जीतना आसान नहीं होगा। नीरज बबलू भी क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं और कई बार के वहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं वो, और वो भी उसी इलाके के हैं। तो बिहार में जातीय गणना हुई जिसमें जो अगड़ी जाति है उसमें सबसे अधिक वोट बैंक ब्राह्मणों का माना गया, दिखाया गया, और ब्राह्मण चेहरा वीआईपी में आया है। क्या केवल चेहरा आ गया है कि अपने साथ वोट बैंक भी कुछ लेकर आएंगे? आए तो थे वो राजीव मिश्रा, तो कितना वोट आ गया ब्राह्मणों का। वो तो उस फैमिली से थे जो राजनीतिक फैमिली है, बिहार की नॉन राजनीतिक फैमिली है, जगन्नाथ मिश्रा की फैमिली, ललित मिश्रा जी की फैमिली।
तो ये भी अब- अपने आप को सन ऑफ मिथिला लिखते हैं। तो वो सन ऑफ मल्लाह की पार्टी में सन ऑफ मिथिला का स्वाभाविक संगम है, ये अच्छा है। अब इस संगम की धारा क्या गुल खिलाती है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, मगर अभी हम लोग आनंद लें इसका, इसकी उसमें संगम हुआ है। छातापुर के इलाके में माने 2008 में जब जल प्रलय आया था कोसी में, उस समय मैं उस इलाके में बहुत घूम के मैंने देखा। वो माने छातापुर और मुरलीगंज की तरफ उधर ललित नारायण मिश्रा का और जगन्नाथ मिश्रा का एक दबदबा उस इलाके में है और ब्राह्मण मतदाता भी हैं, पर राजपूतों का माने डोमिनेटिंग वहाँ राजपूत वोट है। लड़ाई हो जाएगी राजपूत बनाम ब्राह्मण। हाँ, तो बात यही दिलचस्प हो जाएगी कि वहाँ एनडीए का वोट जो है वो अगर बटना होगा तो वो बट जाएगा। तो राजपूत और ब्राह्मण अगर आपस में लड़ गए तो वहां पर एनडीए को मुश्किल टक्कर हो जाएगी निश्चित रूप से। लेकिन संजीव मिश्रा किस हद तक प्रभावित कर पाएंगे? जगन्नाथ मिश्रा के परिवार का एक अलग रुतबा था उस इलाके में, आज भी है, लेकिन संजीव मिश्रा क्या उस परिवार से जुड़े हैं या उनका कोई है? देखना होगा कि क्षेत्र में क्या काम किया है इन्होंने। और उस इलाके में छातापुर के इलाके में मुरलीगंज में इधर उधर, तो अब ये छातापुर से लड़ेंगे, लेकिन नीरज बबलू की लोकप्रियता वहां पर ज्यादा मजबूत है, लोग उनको मानते हैं और वो जनता के बीच जाकर लोगों के घर घर में नीरज बबलू का नाम है। आज जो मिलन समारोह हुआ उसमें एक बड़ी भीड़ संजीव मिश्रा के पक्ष में आई थी और उसमें सभी समाज के लोग थे। हाँ देखिए, मिलन समारोहों में इस तरह के समारोह स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, लोगों को लाया जाता है, बसों में भरकर गाड़ियां दी जाती है कि राजधानी पटना चलो। सभी में वीआईपी की सदस्यता। हाँ, तो ये सब अपना संजीव मिश्रा को भी अपनी ताकत दिखानी होगी जिस पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने दिखाया होगा कि हमारे साथ 1000 लोग हैं, 2000 लोग आए हैं या जो लोग भी आए हैं, तो उन्होंने दिखाया। लेकिन वो वोट में कितना बदलेगा जमीन पर जब उतरेंगे, जब अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि नेता उतर गए और उनकी जमानत भी जब्त हो गई, मैंने बहुत तामझाम से आए। तो संजीव मिश्रा राजनीति में आए हैं, अच्छी बात है वो आए, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी में आकर वो कितना कुछ अपना कर पाएंगे ये तो अब चुनाव में। मुकेश सहनी पे तो ये भी आरोप लगते रहा है कि जब भी टिकट देने की बारी आती है कार्यकर्ता उनके गायब हो जाते हैं, पैरासूट से कैंडिडेट आ जाते हैं। पैरासूट से आते नहीं हैं, लाए जाते हैं। और उसके पीछे का जो कारण है वो सब लोग को मालूम है कि ऐसे कैंडिडेट कैसे टिकट पा जाते हैं। संजीव मिश्रा भी उसी कैटेगरी में है। तो ये भी टिकट पा जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, उसमें कोई राजद छातापुर सीट इनको देगी तब असल सवाल ये है। तो इनका संपर्क दूसरे पार्टियों में भी है, तो हमको लगता है कि इन्होंने फीडबैक लिया होगा बातचीत करके और तब वहाँ वो गए होंगे। जदयू में भी इनका संपर्क है, वहाँ के नेताओं से भी, पहले वहाँ भी कार्यालय में कई बार आए गए, ये राजद से भी आना जाना इनका रहा है। तो इन्होंने सब जगह अध्ययन करके सोच समझ के ये फैसला लिया होगा, तो इनको लगा होगा कि यहाँ से ये। तो ये भी माना जाए कि चुनाव से पहले वीआईपी पार्टी को थोड़ी मजबूती मिल गई, आर्थिक मजबूती तो जरूर मिल गई है। अब पार्टी थोड़ा और जोर लगाकर प्रचार प्रसार में जुट सकती है, बिल्कुल जुट सकती है। और तेजस्वी के क्लोज हैं अभी बहुत मुकेश सहनी, तो कह रहे हैं कि आज भी कहा कि हम तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ठीक है। तो डिप्टी सीएम की कुर्सी का मांग हमेशा करते हैं। अगर वो डिप्टी सीएम की मांग रख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखें। अच्छा। क्योंकि बिहार का इतिहास है कि जो भी व्यक्ति डिप्टी सीएम बना वहीं से रिटायर हो जाता है। वो कभी सीएम नहीं बना, या जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना वो भी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। तो डिप्टी में ही संतोष कर लें, ये मुकेश सहनी को ध्यान रखना चाहिए। वो भी डिप्टी सीएम तभी बनेंगे ना जब तेजस्वी सीएम बने। तो डिप्टी सीएम से सीएम बनने का जो अभी तक चला आ रहा था कहीं टूट जाए 25 में। ये हो सकता है, ईश्वर कुछ भी कर सकता है। तो देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे बिहार में जो चल रहा है, चाहे बात व्यक्तियों की हो या फिर सियासी रंग की। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।